नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। उतार चढ़ाव हर इंसान के जीवन में आते हैं और इन उतार चढ़ाव से ही वह अपने जीवन का हर सबक सीखता है। कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आ जाता है कि या तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है या फिर उस पीड़ा को सहन करके इतना मजबूत हो जाता है कि वह अपने जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करता है और समाज उसके सम्मान में खड़ा होकर उसको सैल्यूट करता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। बात है 26 मार्च 2009 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले की ऑफिसर्स कॉलोनी में करीब सुबह 6:30 बजे के आसपास दो अधिकारी बैडमिंटन खेल रहे थे। उनमें से एक थे समाज कल्याण अधिकारी और दूसरा उन्हीं की ऑफिस का एक क्लर्क था। मैच बहुत अच्छा चल रहा था। समाज कल्याण अधिकारी लगातार बढ़िया बढ़िया शॉट खेल रहे थे और जो उनके साथ क्लर्क खेल रहा था उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो वो जबरदस्ती खेल रहा हो, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था खेलने के अंदर। तभी वहां दो लड़के आते हैं और वो दोनों समाज कल्याण अधिकारी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सर, आप तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप तो बहुत शानदार खेल रहे हैं। तो उनका जवाब सुनकर समाज कल्याण अधिकारी काफी खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं और उनकी तरफ मुस्कुरा देते हैं और दोबारा से शॉट मारना शुरू करते हैं। तभी अचानक उन दोनों लड़कों को एक इशारा मिलता है और उस इशारे को मिलते ही वो दोनों लड़के ताबड़तोड़ 7 गोलियां उस समाज कल्याण अधिकारी पर चला देते हैं। ये 7 की 7 गोलियां समाज कल्याण अधिकारी को टारगेट बनाकर मारी गई थी। जब यह हमला उन पर होता है तो इन 7 गोलियों में से एक गोली ऐसे लगती है कि समाज कल्याण अधिकारी की एक आंख निकलकर बाहर गिर जाती है और दूसरी गोली उनके जबड़े पर लगती है और उनका जबड़ा टूटकर आधा लटक जाता है। एक गोली उनके सिर के अंदर ही फंस जाती है, 2 गोली उनके हाथों में लगती हैं और एक गोली उनके सीने को छूकर निकल जाती है। जैसे ही ऑफिसर्स कॉलोनी में गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो उस कॉलोनी के पुरुष, महिलाएं, बच्चे उस आवाज को सुनकर दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंचते हैं। तो वहां देखते हैं एक लड़का रो रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरे भाई को बचा लो, कोई एम्बुलेंस बुला दो और जल्दी से जल्दी मेरे भाई को अस्पताल ले चलो। ये मुजफ्फरनगर की ऑफिसर्स कॉलोनी थी, तो यहां पर एसडीएम भी थे, सीओ भी खड़ा था सामने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो एम्बुलेंस को बुला दे। हालांकि कुछ देर बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है, लेकिन तब तक वो बदमाश पिस्टल को लहराते हुए बेखौफ होकर वहां से फरार हो जाते हैं। एम्बुलेंस आती है, समाज कल्याण अधिकारी को सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। अस्पताल में उनकी हालत को देखकर डॉक्टर्स को यह लग रहा था कि जैसे उनको शायद बचाया नहीं जा सकेगा। खून बहुत तेजी के साथ बह रहा था, तो डॉक्टर्स ने खून को रोकने के लिए कुछ उपचार किया और फिर उन्होंने उन समाज कल्याण अधिकारी को तुरंत हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया, उनको वहां भेज दिया, क्योंकि उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर्स को लग रहा था कि शायद वो बच नहीं पाएंगे, उनको बचा पाना उनके बस की बात नहीं है। जिस समाज कल्याण अधिकारी पर यह कातिलाना हमला हुआ था उनका नाम था रिंकू सिंह राही। रिंकू सिंह बुरी तरह लहूलुहान थे, बेहोश थे। इलाज शुरू हो जाता है और लगभग 1 महीना बाद उनको होश आता है। वो अपनी आंख खोलते हैं और आंख खोलने पर उनको पता चलता है कि उनकी एक आंख अब नहीं है। उनका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है, कान का पर्दा फट गया है और उनको सुनाई भी बहुत कम दे रहा है। रिंकू सिंह के अलावा अगर कोई और व्यक्ति होता वहां, मतलब रिंकू सिंह की जगह अगर कोई और व्यक्ति के साथ यह घटना घटी होती तो शायद वो टूट जाता या वो उम्मीद ही खो देता जिंदगी की। लेकिन अपना इलाज करवाने के बाद, अपने चेहरे का ऐसा हाल देखने के बावजूद रिंकू सिंह एक ऐसा काम करते हैं
एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि उनके जज्बे, उनके जुनून, उनकी हिम्मत और उनके हौसले का उदाहरण लोग सदियों तक अपने बच्चों को देते रहेंगे। इस बहादुर ऑफिसर रिंकू सिंह राही का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। अलीगढ़ जिले के एक गांव में शिवदान सिंह नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। उनके सर पे छत भी नहीं थी रहने के लिए, कोई खास काम धंधा भी नहीं था और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो मजदूरी किया करते थे। बेहद गरीब था वो इंसान और मजदूरी किया करता था, उसी से परिवार का भरण पोषण हुआ करता था। इसी शिवदान सिंह के बेटे का नाम था रिंकू सिंह राही। काम की तलाश में शिवदान सिंह अपने बेटे रिंकू को लेकर अलीगढ़ चला जाता है। शिवदान सिंह अपने बेटे रिंकू का दाखिला सरकारी स्कूल में करा देता है और खुद मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। अब जो ये रिंकू था, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल रहा करता था। धीरे धीरे समय बीतता है, राजकीय इंटर कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। यहां से रिंकू 10वीं और 12वीं क्लास में बहुत अच्छे अंक लेता है और शानदार तरीके से पास होता है। इस दौरान उसको छात्रवृत्ति भी मिलती है। इस छात्रवृत्ति की मदद से वो NIT जमशेदपुर से बीटेक करता है और बीटेक करने के दौरान एक बार जब वो अपने घर आया था, अपने गांव आया था माँ बाप से मिलने के लिए, तो वो देखता है कि उसके पिताजी का एक दोस्त उसके पिताजी से कह रहा होता है कि तुम अपनी पेंशन क्यों नहीं बंधवा लेते। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं बहुत बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुका हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। पेंशन तो दूर की बात है, कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये बात रिंकू सिंह के कान में पड़ती है। उसे लगता है कि लोगों की मदद करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है और पावर तभी आएगी जब वो अधिकारी बन जाएगा। तो ये विचार रिंकू सिंह के मन में आता है और वो उसी क्षण फैसला ले लेते हैं कि वो एक अधिकारी बनेंगे। अब रिंकू और मेहनत से पढ़ाई करने लगता है और साल 2004 में UPPCS का एग्जाम क्लियर करता है और उसको कैडर मिलता है समाज कल्याण अधिकारी का। साल 2007 में रिंकू सिंह की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और नवंबर 2008 में वो उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर नियुक्त हो जाते हैं। जब बतौर समाज कल्याण अधिकारी रिंकू अपना काम कर रहे होते हैं तो उनको आए दिन शिकायतें मिलती हैं छात्र छात्राओं की। वो आकर कहते हैं कि सर, हम अपने विद्यालय में गए थे और विद्यालय में हमको बताया गया कि आपकी छात्रवृत्ति जो है वो समाज कल्याण ऑफिस से अभी रिलीज नहीं हुई है, और जब हम यहाँ ऑफिस में आते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि आपकी छात्रवृत्ति आपके विद्यालय में भेज दी गई है, आप विद्यालय में जाकर पता करें। छात्र छात्राओं की ये बात सुनकर उनको बड़ा अजीब लगता है। ये छात्र छात्राएं उनसे कहते हैं कि सर, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं और हमें छात्रवृत्ति की बहुत जरूरत है। रिंकू सिंह को अपने बचपन का जमाना याद आ जाता है कि कैसे छात्रवृत्ति के पैसे से ही उन्होंने पढ़ाई की थी और वो एक अधिकारी बने। इसी के चलते रिंकू सिंह छात्र छात्राओं से कहते हैं कि आप परेशान बिल्कुल मत हो, आपको छात्रवृत्ति जरूर मिलेगी। मैं देखता हूं, मैं जांच करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि क्या कर सकता हूं। अब रिंकू सिंह जांच करने के लिए फाइलों को पलटना शुरू करते हैं और अपने ही ऑफिस के जो बाबू होते हैं उनकी कार्य प्रणाली को चेक करने की कोशिश करते हैं। अब वो इसी तरह पन्ने पलट रहे होते हैं फाइलों के, तो फाइलों के पन्ने पलटते पलटते वो देखते हैं कि पिछले 10 साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला उनके विभाग में किया जा चुका था। यानी छात्रवृत्ति हो या पेंशन हो या शादी के लिए दिए गए अनुदान हो, हर जगह उनको घोटाला दिखाई दिया। जिनके लिए भी वो पैसा आया हुआ था उनको चक्कर पे चक्कर कटाए जा रहे थे और वो थक हार कर जब बैठ जाते थे तो फर्जी अकाउंट खुलाकर उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता था। अब रिंकू सिंह ठान लेते हैं कि इस घोटाले का वो पर्दाफाश करके रहेंगे और इसके लिए वो बाकायदा सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा करता देख उनके साथ के कुछ
क्लर्क, कुछ बाबू जो उनके ऑफिस में काम किया करते थे और जो इन घोटालों के बारे में जानते थे और उन घोटालों में वो लिप्त थे, तो वो अपने उन उच्चाधिकारियों को, उन नेताओं को जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं जो इन घोटालों के अंदर पहले से लिप्त थे, और उनसे कहते हैं कि जिस दिन इन घोटालों को ये अधिकारी सबके सामने उजागर कर देगा तो हम सबको जेलों में जाना पड़ेगा, सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो अब आप खुद देख लीजिए क्या करना है, क्या किया जा सकता है। रिंकू सिंह सबूत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और इस दौरान लखनऊ से एक अधिकारी का उनको फोन आता है और वो कहते हैं, समाज कल्याण अधिकारी जी, आपको आराम से काम करना है या मरना है? आपको पता भी है आपकी लाश कहां मिलेगी? आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है आपके साथ क्या हो सकता है। रिंकू सिंह इस धमकी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं डरते। वो अपने मन में सोचते हैं कि सही काम करने वाले व्यक्तियों को ऐसी धमकियां तो मिलती ही रहती हैं। एक दिन रिंकू सिंह के पास एक व्यक्ति आता है और वो उनको कहता है कि सर, आपको पता है आपके नाम की 50,000 रुपए की सुपारी दी जा चुकी है, तो इसलिए जरा संभल कर रहना, आप पर कभी भी हमला हो सकता है। उसकी बात सुनकर रिंकू सिंह कहते हैं, इस घोटाले का पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी वो इसकी सूचना मुजफ्फरनगर के डीएम साहब को दे देते हैं और डीएम साहब रिंकू सिंह जी से कहते हैं कि रिंकू सिंह जी, आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब रिंकू सिंह को गोली मारी गई थी वो समय था मार्च 2009। उस समय लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, वही आसपास का इलेक्शन का वक्त था। तो ऐसे वक्त में ट्रांसफर करने की जो पूरी पावर होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। ऐसे में घोटाले में फंसे अधिकारियों ने सोचा कि क्यों ना रिंकू सिंह का ट्रांसफर करा दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हाथ में मामला होने की वजह से वो उनका ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे थे। और यही वजह थी कि उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि रिंकू सिंह इस घोटाले को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दे, उसको रास्ते से हटाना ही सही रहेगा। और इसी की वो प्लानिंग करते हैं। इसी प्लानिंग के तहत 26 मार्च 2009 को मुजफ्फरनगर के जो ऑफिसर्स कॉलोनी होती है उसके बैडमिंटन कोर्ट में सुबह 6:30 बजे के आसपास 2 हमलावर पहुंचते हैं और इशारा मिलते ही समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ एक के बाद एक 7 गोलियां फायर करते हैं। रिंकू सिंह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाते हैं और फिर उनको किसी तरह अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टरों को लगता है कि वो उन्हें नहीं बचा पाएंगे तो उनको हायर मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। लगभग 1 महीने का इलाज होता है और रिंकू सिंह की जब आंख खुलती है तो उनको पता चलता है कि वो पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं। इस तरह एक ईमानदार अधिकारी जो लोगों की मदद करना चाहता था, जो लोगों को उनका हक दिलाना चाहता था, जो लोगों के लिए ईमानदारी से काम करना चाहता था, जो लोगों के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहता था और उसको सबके सामने लाना चाहता था, वो अधिकारी अब विकलांग कैटेगरी में आ चुका था। रिंकू सिंह को इलाज के बाद 4 महीने का बेड रेस्ट दिया जाता है और 4 महीने का बेड रेस्ट जैसे ही खत्म होता है वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और वो अधिकारी जैसे ही अपनी सीट पर बैठता है तुरंत दोबारा घोटालों की फाइलें खोल लेता है। इससे पहले कि वह आगे कुछ कर पाता उनको जिला भदोई में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ट्रांसफर होने के बाद वो दोबारा से घोटालों की फाइल खोलने लगते हैं। वो जिस सीट पे बैठते थे वहीं पे वो घोटालों की फाइल खोलने लगते थे और अगले 4 महीने के अंदर उनका दोबारा से ट्रांसफर कर दिया जाता है श्रावस्ती जिले में। यहां पर वो अपनी सीट पर बैठते हैं, फाइल ओपन करते हैं घोटालों की, लेकिन महज 3 दिन के अंदर ही उनका ट्रांसफर दोबारा से कर दिया जाता है और उनको ललितपुर भेज दिया जाता है। अब ललितपुर में वो 1 साल तक काम करते हैं, लेकिन उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये दौर था जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब सरकार बदलती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। रिंकू सिंह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं
और फिर घोषणा करते हैं कि जब मैं लखनऊ में जाऊंगा तो लखनऊ निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन करूंगा। और मार्च 2012 में वो ऐसा ही करते हैं। धरना प्रदर्शन के लिए वो जैसे ही वहां बैठते हैं तो उनको मेडिकल चेकअप किया जाता है, उनका जो एक नॉर्मल रूटीन होता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इस मेडिकल में उनको लगभग मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता है, यानी उनको वहां से उठा लिया जाता है और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है जबरदस्ती। फिर 2-4 दिन उनको हॉस्पिटल में रखने के बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अब इनका जो ट्रांसफर है वो अलीगढ़ में कर दिया जाता है। रिंकू सिंह के उच्च अधिकारी सोचते हैं कि अगर ये समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर काम करता रहा तो जहां भी जिस भी सीट पे बैठेगा ये घोटालों की फाइल खोलेगा और अपने उच्च अधिकारियों को जेल में पहुंचा देगा और ये अपनी भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है उसको जारी रखेगा। ये सोचकर उनके उच्च अधिकारी प्लानिंग करते हैं और वो सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 7 या 9 लगभग ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां पर छात्रों को आईएएस और पीसीएस की कोचिंग दी जाती है। तो बच्चों को आईएएस पीसीएस की जो कोचिंग दी जाती है वहां पर पूरी व्यवस्था सरकार संभालती है। बच्चों के पढ़ने की, उनके रहने की, खाने की हर सुविधा वहां पर जो है सरकार प्रदान करती है और वहां पर किसी ना किसी अधिकारी की नियुक्ति तो की ही जाती है। तो उच्च अधिकारी सोचते हैं कि रिंकू सिंह से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे ही किसी कोचिंग सेंटर में रिंकू सिंह की पोस्टिंग कर दी जाए और इसी प्लानिंग के तहत रिंकू सिंह की पोस्टिंग हापुड़ के राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर में कर दी जाती है। रिंकू सिंह यहां पर बैठ जाते हैं, लेकिन यहां पर भी वो आरटीआई के जरिए घपले घोटालों की जांच पड़ताल करना जारी रखते हैं। एक दिन उनका एक स्टूडेंट आता है और उनसे पूछता है कि सर, आप हमेशा घपले घोटालों की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से लगातार काम करते रहते हैं, तो आप कुछ बदलाव कर भी पाए हैं या आपने सिर्फ अपना समय ही बर्बाद किया है? तो रिंकू सिंह उससे जवाब में कहते हैं कि बेटा तुम ही बताओ फिर मैं क्या करूं। तो स्टूडेंट कहता है कि सर, हम यहां पढ़ते हैं और आप यहां पढ़ते भी हो और पढ़ाते भी हो, तो क्यों ना आप खुद तैयारी करो और आईएएस अधिकारी बनो। रिंकू सिंह कहते हैं कि तुम मजाक मत करो। वो लड़का कहता है कि सर, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस होकर आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत बढ़िया हैं, आप सोचते बहुत बढ़िया हैं, पढ़ते बहुत बढ़िया हैं, आपका दिमाग बहुत बढ़िया है और आपका काम करने का तरीका लाजवाब है। और अब आप विकलांग कैटेगरी में भी हो, तो अगर आप खुद पर मेहनत करो और इन घपले घोटालों को छोड़कर आप यूपीएससी की तैयारी करो तो मुझे यकीन है कि आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दोगे और एक आईएएस अधिकारी बन जाओगे। छात्र की बात सुनकर रिंकू सिंह के दिमाग में यह विचार गहराई तक मार कर जाता है। वो सब कुछ भूलकर यूपीएससी की तैयारी में रात दिन लग जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। साल 2021 में यूपीएससी की स्पेशल कैटेगरी में 683वीं रैंक हासिल करके इतिहास रच देते हैं। मसूरी में उनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद साल 2024 में उनकी जब पहली पोस्टिंग होती है तो वो सबको हैरान कर देने वाली थी। पहली पोस्टिंग उसी मुजफ्फरनगर में होती है जहां पर इनको 7 गोलियां मारी हुई थी। ये अपने आप में एक इत्तेफाक वाली बात थी। हालांकि फरवरी 2021 में रिंकू सिंह ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से 4 के खिलाफ सबूत मिले थे और उनको 10-10 साल की सजा हो गई थी। अब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की कुर्सी संभालने के बाद रिंकू सिंह डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर की ऑफिसर्स कॉलोनी के उसी बैडमिंटन कोर्ट में खड़े होकर कुछ सोच रहे होते हैं सुबह के समय। तो उनका ड्राइवर पूछता है कि सर, आप यहां क्या देख रहे हो? तो रिंकू सिंह कहते हैं कि इस जगह को देखकर एक पुरानी कहानी याद आ गई। इसी जगह पर मुझे 7 गोलियां मारी गई, मगर मैं मरा नहीं, बल्कि एक आईएएस अफसर बन गया। तो यह थी एक ईमानदार अधिकारी और बहादुर शख्सियत रिंकू सिंह राही की कहानी। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। सच्ची घटनाओं और अच्छी कहानियों का सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।